everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि मैम क्लास 11th आईपी के वीडियोस कब आने वाले हैं। तो लो जी, हाजिर है आपकी बरखा मैम एक बार फिर से, और आज का धमाकेदार सेशन होने वाला है क्लास 11th आईपी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 वालों के लिए, क्योंकि आज इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं द ब्रांड न्यू यूनिट नंबर 3, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल। जी हाँ, इस यूनिट का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डेटाबेस में आपको कुछ समझ नहीं आता है। मैम एसक्यूएल लैंग्वेज क्या होता है, कैसे इसकी क्वेरीज करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है ना। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 1 कवर करेंगे। ठीक है, अभी यूनिट 1 और यूनिट 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम्स और पाइथन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। वही यूनिट 4 इमर्जिंग ट्रेंड्स भी कंप्लीट कर लिया है। बची हुई है सिर्फ यूनिट नंबर 3, जिसकी शुरुआत आज धमाकेदार हम कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और इसमें सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता ही आता है, जिसके बिना पेपर नहीं बनता है, दैट इज कीज इन डेटाबेस। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, आखिरी कीज होती क्या है। तो ये सारा बेसिक वाला पार्ट आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। अब चैप्टर आपकी बुक में जो भी दिया हुआ है, हम सुमिता अरोरा की बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आज यूनिट 3 का हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एसक्यूएल क्वेरीज के साथ में समझाने वाले हूं, वो भी प्रैक्टिकली। तो डोंट मिस द सेशन। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो अब जब बात आती है किसकी, डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि मैम डेटा क्या होता है। देखो, हम हमारे आसपास डेटा से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कैसे डेटा से घिरे हुए हैं। यदि मैं आप ही की बात करूं तो आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, आधार कार्ड का नंबर, आपका जो भी जितनी भी डिटेल है, आप किसी स्कूल में जाते हो, आपका जो भी आपका फोन नंबर क्या है, ठीक है, जितनी आपकी डिटेल्स है वो सब क्या है, आपका पर्सनल डेटा है। यदि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स का डेटा होता है। यदि आप बैंक जाते हो तो वहाँ कस्टमर्स का डेटा होता है। आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपका डेटा जनरेट होता है। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो उसकी पूरी एंट्री होती है। आप कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो भाई वहाँ एम्प्लॉयज का डेटा होता है, आपका सैलरी रिलेटेड डेटा होता है ना। तो वेराइटी ऑफ डेटा है जो कि हमारे आसपास हम देखते हैं जो जनरेट हो रहा है, और एक बिग अमाउंट में ये डेटा जनरेट हो रहा है। तो पहले तो जो कुछ लिमिटेड सॉफ्टवेयर हुआ करते थे ना, वहां पे इन डेटा को मैनेज कर लिया जाता था। यदि ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं तो इस डेटा को मैनेज करने के लिए मैनुअल रजिस्टर्स होते थे। अभी आपके स्कूल की बात कर लेती हूं, आपके स्कूल में रेगुलरली मॉर्निंग में अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उस अटेंडेंस को क्यों मेंटेन किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि भाई पूरे साल बच्चा कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी सीबीएसई ने कर दिए, तो वो कैलकुलेट करने के लिए कि भाई 75% किस हर एक स्टूडेंट के निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसके लिए हमें एक रजिस्टर में मेंटेनेंस करना होता है। लेकिन आजकल तो मैम टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, आजकल रजिस्टर्स में भी मेंटेनेंस नहीं होता है। आपके पास स्कूल के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में हम अटेंडेंस लगाते हैं, और उन सॉफ्टवेयर में चुटकियों में एक क्लिक पे अटेंडेंस कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अबाउट डेटा, कि बेटा हर जगह डेटा जनरेट हो रहा है। स्कूल की बात करें तो स्टूडेंट का डेटा, टीचर्स का डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर कुछ लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा कि राम, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कुछ 90, 80, 60, है ना, ऐसे कॉमा लगा के लिख देती हूँ, राइट। और इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको ये हम कहेंगे कि एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है डेटा। इसको देखकर आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, आप बस यही बोलोगे कि भाई RAM राम लिखा हुआ है, 90, 80, 60 कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो दिस इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दिस इज डेटा। अब यदि इसको मैं प्रोसेस करती हूँ और इसको मैं इस तरीके से शो करती हूँ, लाइक कि राम scored 90, 80, 60 in 3 subjects। तो भाई अब आप क्या कर पा रहे हो, अब आप इसको समझ पा रहे हो।
अब आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं इस लाइन को, क्योंकि यहाँ जो अब रॉ डेटा लिखा हुआ था उसको हमने प्रोसेस करके एक सेंटेंस में बना दिया जो एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में आपके सामने अवेलेबल है कि राम ने 90, 80, 60 3 सब्जेक्ट में मार्क्स को स्कोर किया है। बाकी यहाँ आपको समझ में आ रहा था क्या या नहीं क्लियर हो रहा था? हमें क्या पता क्या लिखा था, कौन से नंबर्स लिखे थे, किसका नाम लिखा हुआ था। लेकिन जब हमने इसको स्पेसिफाई किया, इस डेटा को प्रोसेस करके एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। ठीक है जी। तो इसे मैनेज करने के लिए, इस तरीके के इंफॉर्मेशंस को जनरेट करने के लिए, इस तरीके के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की जरूरत होती है। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स व्हिच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते हैं। तो अनप्रोसेस्ड जो होता है वो डेटा होता है। ठीक है, और फिर ये डेटा प्रोसेस होकर एक यूजफुल और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में मिलता है हमें। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो मीनिंगफुल होती है, ठीक है, प्रोसेस्ड होती है। डेटा जो होता है वो नॉन मीनिंगफुल होता है और अनप्रोसेस्ड होता है। ध्यान रखना, डेटा इंफॉर्मेशन में 2 नंबर में डिफरेंस आता है। तो इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय डेटा। ठीक है, डेटा की प्रोसेसिंग के बाद में आपको क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और एग्जांपल बताती हूँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट ने एग्जाम में मार्क्स को स्कोर किया, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे कि नाम लिख दिया और मार्क्स बता दिए। अब जिसको समझ में आया तो ठीक है, वैसे तो ये रॉ डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब क्या किया हमने भाई, इसका एवरेज मार्क्स और मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए। तो 3 सब्जेक्ट्स के आपको एवरेज निकालने हैं, आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं सारी क्लास में, मिनिमम मार्क्स किसके हैं, वो सब आपने जब कंप्यूट किया, आइदर कंप्यूटर के थ्रू या मैनुअली आपने जैसे भी कंप्यूट किया, तो वो फिर एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, जिससे आपको क्लास की परफॉर्मेंस पता चल गई कि भाई मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के, मिनिमम मार्क्स किसके हैं, और कैसे आपने जो है एवरेज कैलकुलेट किया। तो यहाँ ये रॉ डेटा था, ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में आपको एक इंफॉर्मेशन मिली। सो दिस इज हाउ अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब इस डेटा को और इस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए आज हम इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एरा में डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं, और वो भी हाई क्वालिटी, हाई कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेसेस। अब आप बोलोगे हाई क्वालिटी, हाई कॉन्फ़िगर्ड, हाई स्टोरेज डेटाबेसेस ये क्या होते हैं मैम? तो बेटा जी, जो एक्सेल शीट्स का नाम आपने सुना होगा, स्प्रेडशीट, एक्सेल में लिमिटेड अमाउंट में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, है ना। वही MS एक्सेस जो सॉफ्टवेयर होता है उसका भी नाम सुना होगा, SQL, MySQL सॉफ्टवेयर होता है, ओरेकल सॉफ्टवेयर होता है। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे आप बल्क में डेटा को मेंटेन कर सकते हो। नो मैटर कितना भी डेटा हो, मैनेज किया जा सकता है, उसको प्रोसेस किया जा सकता है। सो डेटाबेसेस के हमें जरूरत पड़ती है। तो डेटाबेसेस क्या हुए? डेटाबेसेस आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन आवर डे टू डे लाइफ, बी इट बिजनेस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, लाइब्रेरी, टू नेम अ फ्यू। यहाँ तो मैंने कुछ ही नाम बताए हैं, आपको समझ में आई बात कि बिजनेस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे डेटा जनरेट होता है और उस डेटा को डेटाबेस में मैनेज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, और भी साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वेदर फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है। हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे डेटा मैनेज किया जाता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है जहां पे पैसेंजर्स का डेटा मैनेज किया जाता है, एयरक्राफ्ट में पैसेंजर्स का डेटा मेंटेन किया जाता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि यहाँ तो कुछ ही हमने बात लिखी है, लेकिन डेटा बहुत बल्क में जनरेट होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट इन अ स्कूल, दिस इज अ स्कूल स्टूडेंट डेटा। ओके, जो कहाँ मैनेज करते हैं हम? डेटाबेसेस में मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस्ड डेटा। डेटाबेस क्या होता है? प्रोसेस डेटा का कलेक्शन होता है जहां पे डेटाबेसेस में डेटा को आप स्टोर करते हो और एक इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में एक्सेस कर रहे होते हो। सो टू रिकॉर्ड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी स्टूडेंट इन स्कूल, द स्कूल माइट हैव मेंटेन्ड अ रजिस्टर, stored it in hard drive or using computer or any software, spreadsheet or DBMS package. Such collection of related data has been recorded, organized and made available for searching is called a database. तो अब यदि database की definition आ गई तो लिख दोगे कि जहां पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में वैल्यूज को, डेटा वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाया जाता है, वो एक डेटाबेस होता है। तो अब यहाँ पे डेटाबेस की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। डेटाबेस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको शो करने के लिए बेसिकली डेटाबेसेस का यूज किया जाता है, जिसको मिनी वर्ल्ड कहते हैं। सो व्हेनेवर देयर आर चेंजेस इन दिस मिनी वर्ल्ड, इस मिनी वर्ल्ड में जिस भी किसी डेटा में चेंजेस होते हैं तो वो डेटाबेस में जाके रिफ्लेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ है, अब आपका एड्रेस बदल गया या आपका फोन नंबर बदल गया, तो भाई वो चेंजेस ऑटोमेटिकली डेटाबेस में होंगे जब आपने अपना डेटा फीड किया होगा।
ठीक है जी, तो आई बात समझ में। तो ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होते हैं चेंजेस। इट इज डिजाइंड, बिल्ट और पॉपुलेटेड विद डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं डेटाबेसेस। इट कैन बी ऑफ एनी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और इसका बिग इन साइज होता है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स लेवल का डेटा होता है वो हम यहाँ पर मैनेज करते हैं। नाउ इट कैन बी मेंटेन्ड मैनुअली और इट मे बी कंप्यूटराइज्ड। अब पहले की बात करें तो ट्रेडिशनली मैनुअली जो है रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था, लेकिन अब हम इसको कंप्यूटराइज्ड वे में मेंटेन करते हैं। सो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैम, इस डेटाबेस को मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ी? सो यदि ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग की बात करूं तो डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन बाय द प्रोग्रामर्स टू इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई, रिट्राइव डेटा फ्रॉम दिस फाइल्स। ओके, न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विल बी एडेड टू द सिस्टम एज द नीड अराइजेस। मतलब पहले क्या होता था, रजिस्टर्स में रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, फिर जैसे कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हुई, कंप्यूटर्स आए, तो कंप्यूटर्स में फाइल्स में आप डेटा को स्टोर करने लगे। अब फाइल्स में प्रॉब्लम्स भी हुई, क्या प्रॉब्लम्स हुई वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करते थे, कंप्यूटर्स में फाइल बनाते थे और फाइल में डेटा को रिकॉर्ड करने लगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, यहाँ पर ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक फाइल है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट की फाइल है। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू इस सेल्स डिपार्टमेंट की फाइल को हम मैनेज कर रहे हैं। ये दूसरी फाइल है, फाइल नंबर 2, जो पेरोल डिपार्टमेंट की फाइल है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम इस पेरोल डिपार्टमेंट की फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पेरोल डिपार्टमेंट में पेरोल से रिलेटेड, मतलब इंप्लॉयज की सैलरी वगैरह वो। अब भाई सैलरी किस बेसिस पे बनेगी, जितना इंप्लॉय ने सेल किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बनेगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन यहां भी होनी चाहिए और यहां भी होनी चाहिए। अब जब दोनों फाइल में आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन रखनी है तो आप फाइल 1 में भी एंटर करोगे, आप फाइल 2 में भी एंटर करोगे। यहां पर दोनों जगह पर एंटर करने में हो सकता है कि मिस जो है आपकी इंफॉर्मेशन बेसिकली यहां से किसी एक फाइल में नहीं हो, किसी दूसरी फाइल में हो। ठीक है, तो चांसेस है यहां पर डेटा के मिसमैच होने के, हो सकता है ना, दोनों फाइल में आपको डेटा वैल्यूज को मैनेज करना है। सो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि वन यूजर विल मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सेल्स पर्सन। एक यूजर है जो इस सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का, जो फाइल 1 पे काम करेगा। दूसरा यूजर होगा जो कि क्या करेगा, पेरोल वाले डिपार्टमेंट में, जो पेरोल डिपार्टमेंट में सिस्टम है वहां पे इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा फाइल 2 में। तो अब इस तरीके से हमने क्या किया कि एक एग्जाम्पल समझा, 2 डिपार्टमेंट, 2 लोग, 2 अलग अलग फाइल जहां पर इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी। ठीक है जी। सो ऑल्दो बोथ द डिपार्टमेंट्स नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स पर्सन। भाई सेल्स पर्सन में भी सेल्स की इंफॉर्मेशन आएगी, पेरोल में भी सैलरी तभी बनेगी जब सेल्स वहां पर जाएगी। ठीक है जी। सो बट दे विल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स पर्सन इन डिफरेंट फाइल्स, विल यूज डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड दोज फाइल्स। तो वही लाइन बताई कि दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे अलग अलग फाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन तो मैच होनी चाहिए, जो मिसमैच होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि यहाँ पे फाइल में डेटा डुप्लीकेट भी हो सकता है। अब 2 अलग अलग फाइल है भाई, तो यहाँ पे भी डेटा हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है, 2 बार भी रिपीट हो सकता है। सो सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मोर देन 1 फाइल। सेम इंफॉर्मेशन दोनों फाइल में भी मेंशन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ही नहीं हुई हो, किसी एक में रिकॉर्ड हुई हो, एक में नहीं हुई हो। तो मैच करने में आपको डेटा इनकंसिस्टेंसी को फेस करना पड़ सकता है। सो इफ अ फाइल इज अपडेटेड देन ऑल द फाइल्स कंटेनिंग सिमिलर इंफॉर्मेशन मस्ट बी अपडेटेड, एल्स इट वुड रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। नाउ लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। अब 2 अलग अलग फाइलें 2 अलग अलग जगह पर मैनेज की जा रही है, तो बेटा यहां से एक इंटीग्रेटेड वे में डेटा को निकालना डिफिकल्ट होता है। आप दोनों फाइल को, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर को कैसे रिलेट करोगे? तो इन दोनों को एक साथ में डेटा इन दोनों फाइल से एक्सेस करना इट इज डिफिकल्ट। इसकी कमी यहां पर है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्सेस कर पा रहे हो आप दोनों सॉफ्टवेयर को। तो ये फाइल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स है कि डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, और डेटा को आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा जी फाइल सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम कर दिया डेटाबेस अप्रोच ने। तो अब हम यूज कर रहे हैं आजकल के जमाने में डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को, जहां पर आपके ओरेकल आ जाता है, माइस्क्यूएल आ जाता है, एसक्यूएल साइबेस आ जाता है, एमएस एक्सेस आ जाता है। ठीक है, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस बेस जैसे जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाए गए, जहां पर जितने भी जो अभी हमने ड्रॉबैक देखे फाइल सिस्टम के उसको ओवरकम कर दिया है। ठीक है, सो डेटाबेस अप्रोच ओवरकम दी प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ एडवांटेज। नाउ in database approach a single repository of data is maintained which is accessed by different users as per their need। तो भाई अब यहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक ही डेटाबेस बनाएंगे,
एक ही डेटाबेस बनाएंगे और उस एक ही डेटाबेस को सेल्स वाला डिपार्टमेंट भी एक्सेस करेगा और पेरोल वाला डिपार्टमेंट भी एक्सेस करेगा। तो अब आप काम की बात समझ पा रहे हो कि एक ही डेटाबेस को सेल्स भी एक्सेस कर रहा है, पेरोल भी एक्सेस कर रहा है, तो जितने भी चेंजेस होंगे वो एक ही डेटाबेस में होंगे। यहाँ पे तो अलग अलग फाइल नहीं होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी और डुप्लीकेशन का कोई चांस ही नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब बेसिकली बात करें तो इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत पड़ती है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट, मेंटेन एंड यूज अ डेटाबेस। डेटाबेस को आप यूज कर सकते हो, डेटाबेस में डेटा को क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में बेसिकली डेटाबेस के फॉर्मेट में डेटा को रख सकते हो। इट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ रिपोजिटरी ऑफ डेटा दैट इज डिफाइंड वंस। यहाँ पे एक बार आपको डेटा को डिफाइन करना होता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी बार डेटाबेस में से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार डेटा वैल्यू को स्टोर करो, मल्टीपल टाइम्स वहां से डेटा वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? एक सिंगल रिपोजिटरी होता है जहां से आप डेटा वैल्यूज को कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर डेटाबेस में बेसिकली हमने क्या करा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है, जिसके लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो और वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम के फॉर्मेट में यूजर एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है। तो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जो कि डेटाबेसेस पे परफॉर्म किए जाते हैं। पहला कि आपको डेटाबेस को डिफाइन करना पड़ेगा, जिस डेटाबेस में आपको वैल्यूज को स्टोर करवाना है वो डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रही हूं, जैसे कि सपोज मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस बनाया। क्या बनाया? एक स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस बनाया है ना। ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं कुछ पर्टिकुलरली डेटाबेसेस जैसे रिलेटेड टेबल्स बना लेती हूँ जहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करेंगे। मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाई जिसमें वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट की। एक मैंने टीचर टेबल बनाई जहाँ पे टीचर्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा है। एक मैंने लाइब्रेरी नाम की टेबल बनाई जहाँ पे लाइब्रेरी में बुक्स को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है। ऐसे एक क्लासरूम नाम की टेबल बनाई जहाँ पर क्लासरूम की इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा रहा है। तो हमने एक डेटाबेस बनाया जिसमें आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में मेंटेन कर पा रहे हो। ठीक है। तो यहां आपको डेटाबेस को डिफाइन करना होगा। उस डेटाबेस में आप डेटा कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को स्टोर कर पाओगे। यहां पर जो डेटाबेस है वो पॉपुलेट होता है, मींस कि इट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग ऑफ डेटा इन सम स्टोरेज मीडियम दैट इज कंट्रोल्ड बाय डीबीएमएस। जो भी डेटा होगा आपका कंप्यूटराइज्ड होगा, हार्ड ड्राइव वगैरह में या जहां भी आपको स्टोर करना है एक पर्टिकुलर स्पेस एरिया में स्टोर होगा। मैनिपुलेटिंग डेटाबेस, इन डेटाबेसेस में वैल्यूज को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, नंबर चेंज करना है, नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, वॉट एवर यू वांट टू अपडेट ना, जैसे आपको अपडेट करना है वैसे अपडेट कर सकते हो। इसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पर डेटा क्वेरी लैंग्वेज को। क्वेरी की मदद से हम टेबल में डेटा इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करते हैं। और ये क्या होता है ये अगली वीडियो में जानेंगे एसक्यूएल वाले पार्ट में। ठीक है जी। नाउ द वेरियस ऑपरेशंस में दूसरा होता है शेयरिंग द डेटाबेस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही डेटाबेस होता है, एक ही स्कूल डेटाबेस है जिसको टीचर्स भी एक्सेस कर रहे हैं, पेरेंट्स भी एक्सेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी एक्सेस कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे जिसको जैसी नीड है उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होता है। तो एक डेटाबेस को हम मल्टीपल यूजर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, सेम टाइम में मल्टीपल यूजर उसमें काम भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को आप यूजर आईडी, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है जी। मेंटेनिंग द डेटाबेस, और एट लास्ट इस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे MySQL, Oracle, DB2, IMS, IDS जैसे सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं। अब आपके सिलेबस में इस बार जो डीबीएमएस के लिए सॉफ्टवेयर हमें यूज करना है वो है MySQL बेटा, जिसको अगली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। प्रैक्टिकली आपको एक एक कमांड रन करके बताऊंगी कि कैसे एक्सेस करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि MySQL सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, वो सब मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाया हुआ है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप MySQL सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसको इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, एरर भी आ जाती है बीच में, तो मैंने आपको प्रॉपरली बताई हुई है वीडियो ताकि आप बिल्कुल एज इट इज यही स्टेप्स फॉलो करोगे तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे। एंड अगेन द शेयरिंग ऑफ डेटा, जो अभी हमने देखा कि हम डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ डेटाबेस, डीबीएमएस। ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है इसमें कितने टाइप के यूजर्स होते हैं? तो बेटा यहाँ पे होते हैं, पहले होते हैं एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन? आप, हम जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं अपने पर्पज से। जैसे मुझे जो भी डेटाबेस बनाना है, मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो मैं एंड यूजर हो गई जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही हूँ, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टूल का यूज कर रही हूँ। तो यूजर्स हु यूज डेटाबेस फॉर क्वेरिंग, मॉडिफाइंग, जनरेटिंग रिपोर्ट्स एज पर देयर नीड्स, वो क्या कहलाते हैं? एंड यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है। दे सिंपली यूज द डीबीएमएस टू परफॉर्म देयर टास्क।
टू डन देयर टास्क। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरे होते हैं डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन होते हैं? जैसे इनका नाम बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं भाई ये लोग, है ना। बेसिकली बात करें तो द डीबीएमए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑथरिंग एक्सेस, मॉनिटरिंग इट्स यूज, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, जहां से आपको स्कूल में क्या क्या आपको एक्सेस करना है, क्या नहीं करना है ना, सारी चीजें बताई जाती हैं। आपको कैसे एंटर होना है, क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, वॉटेवर, आपको कितनी बुक्स लेना है, आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ कौन सी क्लास में जाके बैठना है। एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है जो आपका फी एंड एवरीथिंग सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। बिल्कुल वैसे डेटाबेस में भी एंड यूजर्स के अलावा डीबीए होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो कि बेसिकली आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, आप जो यूज कर रहे हो उसमें मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज है डीबीएमएस से रिलेटेड वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो इन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करते हैं। भाई यदि आप इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को यूज कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की मदद से ही हम कर पा रहे हैं, जो एसक्यूएल लैंग्वेज में काम करना जानते हैं। मींस कि यदि आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आती है और आप कोई डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, तो देन यू आर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ओके, नाउ सिस्टम एनालिसिस्ट, जो कि क्या करता है, बेसिकली सिस्टम को एनालाइज करने का काम करता है। रिक्वायरमेंट्स जो कि एंड यूजर की जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा होता है, वो सिस्टम एनालिसिस्ट होता है। तो मेजर जो रोल होता है वो सिस्टम एनालिसिस्ट का ही होता है। जितना आपको टेक्निकल, इकोनॉमिक और जो भी फिजिबल एस्पेक्ट होते हैं वो सारे फुलफिल करने का काम सिस्टम एनालिसिस्ट का होता है। तो चार टाइप के यूजर होते हैं, एक तो एंड यूजर जो यूज करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कंट्रोल करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना सिखाते हैं या यूज कर सकते हो आप, सिस्टम एनालिसिस जो कि सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं। ठीक है जी, कि जितने भी यूजर्स है वो सही तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुल मिला के। डन। अब ये तो हो गए यूजर्स मैम। नाउ द नीड ऑफ डीबीएमएस इटसेल्फ एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। अब इसके क्या एडवांटेज है, तो जैसे कि हमने नीड समझा कि भाई फाइल सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स थी तो वो डीबीएमएस ने ओवरकम कर दी, तो फाइल सिस्टम के जितने डिसएडवांटेज थे वो इसके क्या बन गए, एडवांटेज। कि यहाँ पे रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया, डुप्लीकेशन का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरी कीज कंस्ट्रेंट्स का यूज कर लेते हैं। तो डेटा इन डीबीएमएस इज मोर कंसाइज बिकॉज ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी, ऑल द डेटा स्टोर्ड एट वन प्लेस। पहले तो एक ही जगह पर डेटा स्टोर है तो डुप्लीकेशन वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि दो से ज्यादा जगह होती है तो वहां डुप्लीकेशन के चांसेस होते हैं। एक जगह पर है तो रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। रिपीटेशन के लिए हम यहां पर कंस्ट्रेंट्स का और बेसिकली प्राइमरी की का यूज कर लेते हैं। इंप्रूव्ड कंसिस्टेंसी, अब एक जगह पर डेटा है तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी यूजर है सब एक ही जगह से डेटाबेस में से डेटा वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग फाइल्स को या अलग अलग सोर्सेज को एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कंसिस्टेंस होता है। ठीक है, द चांसेस ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस्ड हियर, ओके, because as a single copy of data is exist by multiple users. Now improved availability, अब यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है वो हर एक यूजर के लिए अवेलेबल होता है डेटाबेस, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी एक यूजर ने क्रिएट किया है तो वही एक्सेस कर सकता है। यदि आप उस डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स को शेयर कर देते हो तो मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। दिस हेल्प्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेरियस यूजर ऑफ डेटाबेसेस। सिक्योरिटी भी इंप्रूव करता है, मतलब कि यहाँ पर आप अपने डेटाबेस को लॉक कर सकते हो यूजर आईडी पासवर्ड डालकर। जो भी आपको पासवर्ड डालना है उससे आप उसको लॉक भी कर सकते हो ताकि कोई और यूजर उसको एक्सेस ना कर सके, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स वगैरह होते हैं जो अनऑथराइज्ड किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और आपको ये अच्छे से पता है कि जितना भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम डेटाबेस में ही मेंटेन करके रखते हैं बेटा, क्योंकि बल्क में डेटा जनरेट होता है। सो इट में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग यूज ऑफ पासवर्ड्स एंड कंट्रोलिंग यूजर्स डेटाबेस एक्सेस सो दैट डीबीए कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वही बेसिकली आपको ये सिक्योरिटी वाला फीचर प्रोवाइड करता है। अब ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, बिकम्स वेरी इजी एक्सेस, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा। मींस कि यहाँ पर बहुत हाई डिग्री का आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। एक एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, यदि उसको आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आप आराम से डेटाबेसेस पर काम कर सकते हो। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन यूजर्स ऑन कंप्यूटर स्पेशलिस्ट टू परफॉर्म वेरियस डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस इन डीबीएमएस बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। मतलब एसक्यूएल जो कमांड लिखते हो वो बिल्कुल इंग्लिश टाइप
टाइप लैंग्वेज होती है। आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो आपने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिख दिया और टेबल में जो जो कॉलम बनाने कॉलम के नाम लिख दिए, कॉलम में कैसा डेटा होगा वो डेटा वैल्यूज बता दी। तो कितना ईजी होता है टेबल्स क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूजर फ्रेंडली। ओके, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो जहां किसी चीज के एडवांटेज होते हैं बेटा वहां डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो मैम क्या डिसएडवांटेज है? पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि हाई कॉस्ट होती है। किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे तो बेटा जी उसका कॉस्ट हाई जाता है। मींस कि यदि आप इंप्लीमेंट करते हो किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को, आपकी कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कोई अच्छा आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर लेकर आना चाहते हो तो उसको आपको बेसिकली यहाँ पर मैनेज करना होता है, जिसके लिए आपको हाई कॉस्ट भी पे करना पड़ सकती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ना, क्योंकि एनालाइज करना चीजों को, डेटा को एनालाइज करना, डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को सेट करना, सारी चीजें बनाना, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखना डेटाबेस के लिए, तो कॉस्ट इसकी एक बार लगती है लेकिन हाई लगती है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका स्कूल है, अब हर एक स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो आपके स्कूल के लिए आपने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेडी करवा लिया स्कूल मैनेजमेंट के नाम से, आपके स्कूल के नाम से। अब उसमें आपके स्कूल के स्टूडेंट का डेटा होगा, आपके स्कूल के टीचर्स का डेटा होगा, आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन होगी। तो आपके स्कूल स्पेसिफिक है, जिसको कोई कोडर या कोई प्रोग्रामर आकर, कोई सिस्टम डीबीए आकर बेसिकली क्रिएट कर देगा। उसके लिए वो अच्छा खासा कॉस्ट भी लेगा आपसे, ठीक है। अब ऐसा तो ये नहीं कि सिस्टम एक बार क्रिएट हो गया, सॉफ्टवेयर एक बार क्रिएट हो गया, बस वो सालों चलेगा। उसमें एरर्स भी आ सकती है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कोई नया फीचर हो तो आपको उसमें ऐड ऑन भी करवाना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली सिक्योरिटी और रिकवरी के भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो बेसिकली अनऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं, यदि वो एक्सेस कर सकते हैं, है ना, गलती से किसी ने एक्सेस कर लिया तो इसका एक थ्रेट होता है जिससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें टूल्स भी होते हैं जिससे इसको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। तो रेगुलरली बैकअप लेकर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा उसको रेगुलरली बैकअप लेकर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये दो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है जी। बट इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बेसिकली इसके एडवांटेजेस से कम है, एडवांटेजेस ज्यादा हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो देखो बेटा, जब टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं ना, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, तो यहाँ पे 4 से 5 टाइप के डीबीएमएस होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा होता है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तीसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप सोच रहे हो मैम इतने सारे होते हैं, लेकिन हमें तो पढ़ना है, जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर टेबुलर फॉर्मेट में, कैसे टेबुलर फॉर्मेट में, रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा वैल्यूज को स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। तो ये 4 होते हैं जिनमें रिलेशनल डेटाबेस पे हमको काम करना है। अब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेसिकली डेवलप किया गया था ईएफ कोड, ठीक है, आईबीएम कंपनी में 1970 में। समझ में आया? अच्छे से तो याद कर लेना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की शुरुआत एजर कोड ने, ईएफ कोड इनका फुल फॉर्म है EDGER, एजर कोड ने 1970 में की थी। इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस वेयर ईच रिलेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ टेबल ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जहां पर आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हो और ये टेबुलर फॉर्मेट रो और कॉलम्स में डिवाइड होता है। जैसे कि आप कोई इंप्लॉय टेबल की बात कर लो या कोई स्टूडेंट टेबल की बात कर लो, जिसमें आपको इंप्लॉय का डेटा मिलेगा, उसका नाम, उसका जेंडर, इंप्लॉय आईडी, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो ये जो टेबुलर डेटा कहलाता है, ये क्या कहलाता है? आपका रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। आपको मैंने कहा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके बताओ, तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट का नाम लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, स्टूडेंट का नंबर, उसका नाम, ज्यादा हुआ तो उसका आप रोल नंबर लिखोगे, फादर्स नेम लिखोगे, मदर्स नेम लिखोगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे, है ना। इस तरीके से आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनका आप यहाँ पे डेटा मेंटेन कर दोगे। तो ये एक टेबुलर फॉर्मेट होता है जिसमें हम डेटा को मेंटेन करते हैं, जहां पे टेबल का नाम क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। इसको कहते हो आप रिलेशन, ठीक है। हर एक टेबल क्या कहलाती है? रिलेशन कहलाती है, ठीक है जी। उसी के साथ में ये जो नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, तो ये आपके कॉलम्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉलम्स, जिनको क्या कहते हैं हम? फील्ड्स कहते हैं या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट्स। अब उसके बाद जो देख रहे हो ना, यहाँ पे नेम लिखा है नेहा मेहता,
एम्प्लॉय आईडी लिखा है 1121, फीमेल है, 20,000 सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ ये है। तो ये जो है एक जो रो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये रो बेसिकली कहलाती है टपल। तो जो भी रो होती है उसको क्या कहते हैं हम? टपल कहते हैं, रो कहते हैं, या फिर रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये रिलेशनल डेटाबेस की खासियत है कि यहाँ पे आप रो और कॉलम में डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हो, ठीक है, और कॉलम में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हो ये भी आप बताते हो बाकायदा। तो एक से ज्यादा रोज में आप डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या कहलाता है? टपल कहलाता है। कॉलम क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट कहलाता है। टेबल को क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। और हर एक कॉलम में जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ पर नेम, तो नेम के डोमेन क्या है? ये नेहा मेहता, पारस बंसल, हिमानी, ये डोमेन कहलाता है। हर एक कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं, कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन कहलाती हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशन। मतलब मैं बात करूं कि इस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 1 2 3 4 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी वही बेसिकली डिग्री उस पर्टिकुलर टेबल की होगी। और जितने नंबर ऑफ रोज होंगे वो टेबल की कार्डिनलिटी कहलाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी टिक कर लो, यहां से एमसीक्यूज, फिलअप्स, क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं बेटा जी, ठीक है। कि रिलेशनल डेटाबेस में रो को टपल कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, टेबल को रिलेशन कहते हैं, और जितने भी कॉलम है उनकी वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है। कॉलम्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स को जो काउंट कर लेते हैं वो डिग्री ऑफ रिलेशन कहलाता है। नंबर ऑफ रो को काउंट करते हैं तो वो डिग्री ऑफ कार्डिनलिटी कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करें टेबल की, तो एम्प्लॉय एक रिलेशन है, यहाँ पे 3 टपल्स हैं, ठीक है। और नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं। डोमेन हर एक का अलग अलग है। नेम में कैरेक्टर वैल्यूज आपको मिल जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। और जो भी डोमेन है उसमें वैल्यूज एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक मतलब कि यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। सो डोमेन ऑफ डेटाबेस एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट एट्रीब्यूट में कंटेन। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ डोमेन वी स्पेसिफाई अ टाइप ऑफ दैट एट्रीब्यूट, ठीक है जी। अब यदि हम डोमेन की बात करें कि कैसे आपको टाइप बताना है, तो देखो नेम में आपने कैरेक्टर्स को स्टोर करवाया है, एम्प्लॉय आईडी में आपने 4 डिजिट का नंबर स्टोर करवाया है, जेंडर में आपने या तो मेल या तो फीमेल स्टोर करवाया है, सैलरी में आपने नंबर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाया है, डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो वैल्यूज है वो DD, MM, YY फॉर्मेट में स्टोर है। तो ये क्या बता रहे हैं हम कि हर एक कॉलम में जो वैल्यूज है वो किस टाइप की है। तो डोमेन में डेटा वैल्यूज होती है और एक सर्टेन टाइप की होती है। नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती है, DD, MM, YY फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई। नाउ द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय टेबल इज 5, क्योंकि 5 कॉलम है। कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्लॉय टेबल, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 रो है। और यदि रिलेशनल स्कीमा की बात कर ले तो एम्प्लॉय टेबल है जिसमें नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और सैलरी वाले मेन कॉलम्स हैं। और फिर यदि हम बात करें कि इसमें जो वैल्यूज आपने स्टोर की उसको कहते हैं रिलेशन स्टेट, ठीक है। तो वहां पे आपने नेहा मेहता 1121 ये पहला रिकॉर्ड एंटर किया, दूसरा रिकॉर्ड एंटर किया, 3 मतलब 3 स्टेट्स में आपने डेटा वैल्यूज को स्टोर किया है, ठीक है जी। तो डिग्री कार्डिनलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन टपल्स की जो ऑर्डर्स होते हैं, मतलब पहले आपने देखा था यहाँ नेहा मेहता का नाम था, यदि मैं पीछे आ जाऊं, बैक आ जाऊं, तो आप देखो इस टेबल में आपको क्या देखने को मिलेगा? नेहा मेहता, पारस बंसल, हिमानी। यदि आप टेबल में कुछ नाम को ऊपर नीचे कर देते हो तो बेटा जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ऑर्डरिंग ऑफ टपल इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रिलेशन। ये जो ऑर्डर है टपल का, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है मैम? फिर तो ध्यान से समझना। द ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट इज अगेन इन अनइंपॉर्टेंट। मतलब आप चाहे तो नेम इधर लिख दो, एम्प्लॉय आईडी इधर लिख दो, आप चाहो तो ये डेट ऑफ बर्थ पहले ले आओ, जेंडर को बाद में ले आओ। तो ना तो रो का पलटना ज्यादा जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कॉलम इधर उधर हो जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो 2 टपल्स ऑफ रिलेशन शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है। गिवन एनी पेयर ऑफ 2 टपल्स वैल्यू एटलीस्ट 1 कॉलम मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। द वैल्यू इन ईच टपल इज एन एटॉमिक वैल्यू। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर एक रो में जो वैल्यू लिखी हुई है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और 2 रो के अंदर का जो डेटा वैल्यूज है वो सेम नहीं होना चाहिए, right? So if the value of an attribute is tuple is not known or not applicable or not available, so special value null is assigned. For example, कि आपने एक स्टूडेंट का डेटा एंटर किया, अब उसका फोन नंबर नहीं पता है, तो क्या आप एंटर नहीं करोगे?
आप करोगे एंटर, पूरा डेटा एंटर करोगे, लेकिन उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते हो। 4 नंबर वाले कॉलम में आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब फोन नंबर नहीं है तो मैडम क्या लिखेंगे? तो बेटा जी अब कुछ भी डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता है किसी कॉलम में लिखने के लिए, तो वहां पे डेटाबेस में जो वैल्यू असाइन होती है वो होती है नल वैल्यू, NULL। तो समझ में आई बात? तो सपोज कि आपने हिमानी वर्मा का आपके पास में क्या नहीं था, सैलरी नहीं था, यहाँ सैलरी नहीं है आपके पास अभी, तो आप यहाँ पे क्या असाइन कर दोगे? नल वैल्यूज असाइन कर दोगे। ऐसा नहीं कि इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, टेबल में कभी भी ब्लैंक वैल्यू नहीं जाती, जहां ब्लैंक होता है वहां नल वैल्यू असाइन हो जाती है। और नल का मतलब ऐसा भी नहीं है कि जीरो होता है, जीरो इज अ वैल्यू हियर, ठीक है। नल मतलब नथिंग इज हियर, ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आप वैल्यू बाद में असाइन करवाने वाले हो, इट इज लाइक दैट, ठीक है जी। तो इतना समझ में आया कि ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में कॉलम को अरेंज कर सकते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उसके अंदर जो डेटा वैल्यू लिखी है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया कि ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। अननोन वैल्यू की यदि बात कर ले तो अ पर्सन हैज डेट ऑफ बर्थ बट इट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ डेटा एंट्री, है ना। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, लेकिन जब एंट्री कर रहे थे जब आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं बताती, तो वहां आपने क्या असाइन कर दिया? नल वैल्यू असाइन कर दिया। अनअवेलेबल वैल्यू, अ पर्सन हैज होम फोन बट डज नॉट वांट टू बी लिस्टेड। अब एक पर्सन के पास में घर पे फोन रखा है, लेकिन वहां पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, तो आपके पास नहीं है, तो आप नल वैल्यू असाइन कर सकते हो। जब कोई वैल्यू नॉट एप्लीकेबल होती है, मतलब कॉलेज डिग्री एट्रीब्यूट वुड बी नल इफ अ पर्सन हु हैज नो कॉलेज डिग्री। अब आपके पास में यदि कॉलेज डिग्री नहीं है और वहां पे कॉलेज डिग्री वाला कॉलम बना हुआ है, तो आप कहां से डिग्री लेकर आओगे भाई? नहीं है ना, तो कॉलम की वैल्यू ब्लैंक तो नहीं छोड़ेंगे, तो वहां भी क्या असाइन कर देंगे? नल वैल्यू असाइन कर देंगे। तो अब आपको ये केसेस समझ में आ गए कि नल वैल्यू कहां असाइन होती है? जब आपके पास में कोई अननोन वैल्यू हो, आपको नहीं पता हो, या आपके पास में वो वैल्यू अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं हो, या आपके पास में वो वैल्यू है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है आपके लिए, तब आप वहां पे नल वैल्यूज को असाइन करवाते हो। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिलेशनल मॉडल मतलब टेबल पर बेस्ड होते हैं, जिसके लिए ओरेकल, माइस्क्यूएल, IBM2 जितने डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर्स बताए उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड करूंगी इस टॉपिक के साथ में आज के इस सेशन को, इसके बाद फिर हम SQL पे आएंगे, ठीक है। सारा बेसिक्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है वो आपको यहाँ फिर से रिवाइज हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इनको जैसे मैंने बताया कि मैम यहाँ पे हम वैल्यूज को यूनिकली डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए ना कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई किए जाते हैं ताकि टेबल में वैल्यू एटॉमिक बनी रहे। एटॉमिक मतलब यूनिक बनी रहे, रिपीट ना हो। तो रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए, है ना, यूनिकनेस को बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जिनको अप्लाई करते हैं, जिससे कोई भी डेटा वैल्यूज जो है वो कोई भी ऐसी अननोन वैल्यूज ना आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि आपको भाई फोन नंबर एंटर करना है, क्या कहा मैंने कि फोन नंबर एंटर करना है, तो अब हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे। क्या हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे कि भाई जो फोन नंबर होगा वो 10 डिजिट का ही होगा, क्योंकि भाई यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है, कितना भी बड़ा फोन नंबर एंटर कर सकता है, कोई कैरेक्टर एंटर कर सकता है यहाँ पर। तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि यहाँ पे जो फोन नंबर एंटर होगा वो होगा सिर्फ 10 डिजिट का, ठीक है। अगर कम डिजिट का हुआ तो भी ये सेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ज्यादा डिजिट का होगा तो भी सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूजर हमेशा सही चीजें यहाँ पर एंटर करेगा जब इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई होंगे। तो कंस्ट्रेंट आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यूज स्टोर्ड इन द डेटाबेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने जेंडर एंटर करना है, तो जेंडर में हमने यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर दिया 2 ही वर्ड कि जेंडर की वैल्यू या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और कैरेक्टर कुछ भी एंटर नहीं होगा यहाँ पर। तो आपने ये रेस्ट्रिक्शन यहाँ अप्लाई कर दिया ताकि कोई भी यूजर सही आंसर ही फिल करेगा, कुछ भी मिसलीड यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। इससे हम डेटाबेस में जो वैल्यूज है उसको क्या कर पा रहे हैं? एटॉमिक रख पा रहे हैं और मीनिंगफुल रख पा रहे हैं। मीनिंगलेस आपको चीज या फिर इनकन्वीनियंसी या फिर आपको इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना जी। तो ये कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला कंस्ट्रेंट आता है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन मतलब जो कॉलम के अंदर की वैल्यूज होती है, जो अभी मैंने बताया कि इंप्लॉय आईडी मस्ट बी 4 डिजिट नंबर। भाई कोई भी इंप्लॉय आईडी यदि आप लिख रहे हो तो इंप्लॉय आईडी में ऐसा नहीं कि कुछ भी इंप्लॉय आईडी कोई भी एंटर कर देगा, ये गलती से भी कभी कभी गलत एंटर हो सकता है। तो हमने यदि इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि भाई 4 ही डिजिट का नंबर एंटर करना है, तो आप यदि डोमेन कंस्ट्रेंट लगाते हो तो उसमें बेसिकली आप ये लगा सकते हो कि आपको कितने लॉन्ग कैरेक्टर्स या डिजिट्स को एंटर करना है। दूसरा होता है की कंस्ट्रेंट। अभी की कंस्ट्रेंट क्या होता है? जिससे आप टेबल की वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। डिफरेंट टाइप की कीज होती हैं। सो बिफोर वी कैन एक्सप्लेन द कंस्ट्रेंट नीड टू डिस्क्राइब टर्म्स ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की।
ठीक है। अब ये की कंस्ट्रेंट क्या होता है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो कि डेटा बेसिस में ना डेटा वैल्यूज को यूनिक रखने के लिए कुछ कीज यूज की जाती है। पहली बात कर रहे हैं हम सुपर कीज की, ठीक है। तो सुपर की कोई इंडिविजुअल की नहीं होती है, टेबल में जितने कॉलम्स हैं सभी सुपर कीज में इंक्लूडेड होते हैं जनरली, या मोर देन 2 मोर देन 4 कॉलम सुपर कीज में इंक्लूडेड होते हैं। तो सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, मतलब एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन, कॉलम्स का कलेक्शन होता है, फॉर विच नो 2 टपल्स इन रिलेशन स्टेट हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, जिसमें 2 टपल्स का एक जैसा वैल्यू नहीं हो सकता है। एवरी रिलेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 सुपर की विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन। जैसे एम्प्लॉय टेबल की बात करते हैं तो एम्प्लॉय टेबल में यदि हम बात करें तो यहां पर एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नेम और जेंडर, ये सारे सुपर कीज बन चुके हैं। तो कीज इज द मिनिमल सुपर की which means it is that super key of relation from which it any attribute is removed than it no longer remains a super key। मतलब यहाँ पे जो कीज हैं वो मिनिमल होना चाहिए सुपर कीज भी। ऐसा नहीं कि सपोज 10 एट्रीब्यूट है, किसी एक टेबल में 10 कॉलम है तो आप 10 को सुपर की बना दो, 10 कॉलम सुपर की बन सकते हैं, लेकिन जितने मिनिमल सुपर की होगी उतने ज्यादा अच्छा होगा टेबल के लिए। समझ में आई बात? तो यहाँ पे वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एम्प्लॉय टेबल लिया जिसमें नेम, एम्प्लॉय आईडी और जेंडर, नेम, एम्प्लॉय आईडी और जेंडर, भाई 5-6 कॉलम्स थे जिसमें से 3 कॉलम को हमने क्या बना दिया, सुपर कीज बना दिया। ठीक है, यदि इसमें से हम इस जेंडर को रिमूव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेम को और जेंडर को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर फिर भी एम्प्लॉय आईडी बनता है जो कि सुपर की बनने के लिए वैलिड रहता है। भाई नेम और जेंडर को हटा दिया तो एम्प्लॉय आईडी तो अपने आप में यूनिक ही होगा। 2 एम्प्लॉय के नाम राम और राम होंगे भी, सपोज 2 एम्प्लॉय है, राम शर्मा और राम शर्मा उनके नाम है, तो वहां पर उनका नाम सेम हो सकता है, उनका जेंडर सेम हो सकता है, लेकिन उनका एम्प्लॉय आईडी तो सेम नहीं हो सकता ना, वो तो अलग ही होगा। तो दैट्स व्हाई एम्प्लॉय आईडी इज अ सुपर की। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी इज की, दैट इज अ सुपर की एज वेल एज नो मोर रिमूवल एज पॉसिबल। इसको आप नहीं रिमूव कर सकते, फिर एक कॉलम तो मिनिमल होना ही चाहिए जो एज अ सुपर की बन सकता है। तो सुपर की में आप एक से ज्यादा कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉलम्स तो एक कॉलम ऐसा होगा जो कि सुपर की तरह ट्रीट होगा। ओके जी, तो बात अच्छे से समझ में आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखो यहाँ पर ही सुपर की बनने वाले सारे कॉलम्स लिखे हुए हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, सारे लिख दिए, सारे सुपर कीज बन सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने यहाँ से जेंडर हटा दिया तो ये तीनों कॉलम भी आपके सुपर कीज में आ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपने नेम हटा दिया तो एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, ये भी सुपर कीज में आ सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी तो होना ही चाहिए, चाहे कोई भी कॉलम आप हटा दो या रख दो, ये सभी कॉलम्स, ग्रुप ऑफ कॉलम्स सुपर कीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नाउ कैंडिडेट कीज की बात करते हैं। तो अब कैंडिडेट कीज क्या होते हैं बेटा जी, सुनो। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए IIT JEE नीट एग्जाम की बात कर लो, आप UPSC की एग्जाम की बात कर लो, कोई बैंकिंग एग्जाम की बात कर लो। ठीक है जी, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं, है ना, जो भी फीस लगती है उसके अकॉर्डिंग हम सब अप्लाई कर देते हैं। तो जितने लोग अप्लाई करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट। बिल्कुल वैसे किसी भी टेबल में, यदि मैं एम्प्लॉय टेबल की बात करूं तो एम्प्लॉय टेबल में भी क्या है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जो कैंडिडेट की बन सकते हैं। अभी कैंडिडेट की किसको डिफाइन करता है, कैंडिडेट की जो होता है वो डिस्क्राइब करता है टेबल के कॉलम्स वैल्यूज को, जिनकी जो वैल्यूज है वो यूनिक हो। मतलब ये जो कीज है वो यूनिकनेस के लिए होती है, डुप्लीकेशन, रिडंडेंसीज को हटाने के लिए ही ये कीज बनाई गई है। कुल मिला के बात समझ में आई? सो यहाँ पर यदि हम टेबल की बात करें, एम्प्लॉय टेबल की बात करें, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, बेसिकली ये कैंडिडेट कीज हैं, जिनमें से किसी एक ही की को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स आपने देखे एम्प्लॉय टेबल में, तो वहां पे एम्प्लॉय आईडी ही एक ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। देखो नेम की वैल्यू रिपीट हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ रिपीट हो सकती है, जेंडर रिपीट हो सकता है, सैलरी रिपीट हो सकती है, बट क्या एम्प्लॉय आईडी रिपीट होगा? नहीं, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी को हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे, और प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट कीज में से एक ही कीज को सिलेक्ट किया जाता है। तो कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्टेड कुछ 1 या 2 ही होते हैं। बात समझ में आई? तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो कैंडिडेट बन सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही ऐसा कॉलम होता है जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं, और ये प्राइमरी की जो बेसिकली यूज किया जाता है वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। तो ये सारी क्या कहलाती है, आपकी बेसिकली कीज कहलाती हैं। अब इसमें एक कंस्ट्रेंट और होता है, तो की कंस्ट्रेंट समझ में आ गया। आपको जिस भी कॉलम को की बनाना है प्राइमरी की, तो आप उस कॉलम के आगे प्राइमरी की लिख सकते हो। ठीक है, सुपर कीज बनाना है तो सुपर कीज लिख सकते हो। ठीक है जी। अभी नल वैल्यू कंस्ट्रेंट क्या होता है,
किसी भी कॉलम में कोई भी यूजर ब्लैंक वैल्यू नहीं एंटर करेगा। यदि ब्लैंक एंटर करेगा तो वहां पे नल असाइन हो जाएगा बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट। जैसे कि इफ एवरी एम्प्लॉय मस्ट हैव अ वैलिड नेम देन द नेम एट्रीब्यूट इज कंस्ट्रेंट टू बी अ नॉट नल। ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इंप्लॉय आईडी एंटर कर रहे हो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एंट्री करती हूँ तो मैंने अपना इंप्लॉय आईडी लिख दिया, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं नाम नहीं लिखूंगी और सारी डिटेल लिख दूंगी, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग। नाम तो मस्टली हमको लिखना पड़ेगा, मस्ट होगा नाम लिखना। तो नेम के आगे तो सारी इंफॉर्मेशन नेम से ही रिलेटेड होंगी। तो नेम वाले कॉलम पे हमने नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया कि नेम वाला कॉलम कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है। समझ में आ गई बात? नेम तो आपको एंटर करना ही पड़ेगा कॉलम में, तो उस पर हमने नल वैल्यू वाला नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया और उसको हम कहते हैं नॉट नल, कि इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट स्पेसिफाइज द प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशन कैन नॉट हैव नल वैल्यू। ठीक है, ये भी उसी को ही बता रहा है। दिस द रीजन बिहाइंड दिस कंस्ट्रेंट इज दैट वी नो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नो डुप्लीकेट्स। हमें ये पता है कि प्राइमरी की में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है। जैसे मैंने बोला कि दो एम्प्लॉयज का नाम राम शर्मा है, लेकिन इनका जो एम्प्लॉय आईडी होगा वो सेम नहीं होगा। एम्प्लॉय आईडी हर एक एम्प्लॉय का यूनिक ही रहता है ना, उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो कीज की मदद से, इन कंस्ट्रेंट की मदद से हम हमारी टेबल को, जो डेटाबेस होता है उसको क्या करते हैं, कंसिस्टेंट बनाते हैं, उसमें डुप्लीकेशन को, रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं। यही बेसिकली एडवांटेजेस हैं डेटाबेसेस के। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं अगले लास्ट कंस्ट्रेंट पर, जिसको कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। डेटाबेस की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? डेटाबेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर आप दो या दो से ज्यादा टेबल से कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस कर सकते हो, जो फाइल सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, मींस कि यदि मैं बात करूं यहां पर कि मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बनाई हुई है और एक मैंने यहां पर डिपार्टमेंट टेबल बनाई हुई है। अब व्हाट आई वांट, मैं ये चाहती हूं कि मैं दोनों टेबल से कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस करूं। यहां पर मेरे पास में जो डेटा है वो है एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है। ठीक है, बात समझ में आई? और मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी लिख दिया कि वो किस डिपार्टमेंट आईडी में काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, और डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट टेबल हो गए जिसमें कितने डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी में और उन डिपार्टमेंट के क्या क्या नाम है। और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई जिसमें एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का पर्सनल आईडी, उसका नाम और उसके डिपार्टमेंट का आईडी है। ठीक है, तो अब यदि मुझे यहां से इस टेबल से एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, तो मुझे इन दोनों टेबल से कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस करना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों टेबल में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिससे हम दोनों टेबल से एक साथ मिला के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या बन गया भाई, प्राइमरी की बन गया, और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या बन रहा है, प्राइमरी की बन रहा है, प्राइमरी की, जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे आप रिकॉर्ड को, है ना। लेकिन एक ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे आप इन दोनों टेबल को क्या कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, दोनों टेबल को लिंक कर पा रहे हो, वो है डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी यदि इस टेबल का प्राइमरी की है तो ये दूसरी टेबल में यूज हो रहा है, तो यहां पे ये बन जाएगा फॉरेन की। क्या बन जाएगा, फॉरेन की। तो किसी एक टेबल के प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल में यदि उस कॉलम को आप यूज करते हो, किसी एक टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम को किसी दूसरी टेबल में आप यदि यूज कर रहे हो दोनों टेबल को रिलेट करने के लिए, तो वो दूसरी टेबल में फॉरेन की बन जाता है। तो किसी एक टेबल में एक प्राइमरी वाला कॉलम होगा और दूसरे टेबल में वही सेम वाला कॉलम आपका फॉरेन की बन चुका होगा। ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पे लिखा है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम बेसिकली दो टेबल्स को, दो रिलेशंस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि आप यहाँ से कलेक्टिवली दो टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन कीज। तो फॉरेन की वो रिलेशन होता है, सपोज R1 इज अ रिलेशन ऑफ फॉरेन की, है ना, विच इज अ प्राइमरी की ऑफ R1 टेबल, एंड अनदर रिलेशन R2 जहां पे वही सेम बेसिकली फॉरेन की तरह यूज होगा। क्लियर हुआ? एक और यहाँ पे लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है कि वैल्यू ऑफ प्राइमरी की इज सेम टपल ऑफ R2 और इज नल, मतलब कि प्राइमरी की वैल्यू तो आपकी नल नहीं हो सकती, लेकिन फॉरेन की में वैल्यू नल वैल्यू हो सकती है। तो अगर ये R1 R2 से समझ नहीं आ रहा है तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से तो मैंने समझा दिया है, समझ में आ गई बात, है ना। चलो, सो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि एक जो टेबल होगी वो होगी आपकी मेन टेबल, है ना। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल आपकी मेन टेबल है और जो रेफरेंस हो रही है टेबल वो डिपार्टमेंट टेबल है, तो ये रेफरेंस टेबल हो गई। तो इसीलिए इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहा जाता है कि दोनों टेबल को रेफरेंस करके आप कलेक्टिवली इंटीग्रेटेड वे में डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो।
तो अब इसकी मदद से हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन को आप दोनों टेबल से कलेक्टिवली एक्सेस कर पा रहे हो। तो बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब इसके बाद में देख लो ये डायग्राम ध्यान से कि बेटा सुपर कीज में टेबल के सारे कॉलम्स आ जाते हैं, है ना। मैंने एक बात करूं, यदि आपकी एम्प्लॉय टेबल की तो एम्प्लॉय का आईडी आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, एम्प्लॉय का जेंडर आ गया, है ना, सारे कॉलम, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, सारे कॉलम्स आपके सुपर की कहलाते हैं। वहीं कैंडिडेट कौन बन रहा है, तो भाई कैंडिडेट में हम बता देते हैं कि मैम एम्प्लॉय आईडी और नेम जो है इसको हम कैंडिडेट बना रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों ही टेबल के यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ना तो नेम रिपीट होएगा ना आईडी रिपीट होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बेसिकली सारे अलग अलग नेम के बंदे हैं, सबके नाम डिफरेंट है और उनकी एम्प्लॉय आईडी भी डिफरेंट है। तो ये दो जो कॉलम्स हैं वो कैंडिडेट बन गए। किसके लिए कैंडिडेट बन गए, प्राइमरी की के लिए। बट इनमें से बनेगा तो कोई भी एक ही प्राइमरी की, तो जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं, एम्प्लॉय आईडी के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया। तो ये एक सबसेट होता है, मतलब कैंडिडेट की सुपर कीज का सबसेट होता है और प्राइमरी की कैंडिडेट की का सबसेट होता है। बट प्राइमरी की ओनली एक ही कॉलम बन सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए तो अब यदि एग्जाम्पल वही सेम लूं मैं डिपार्टमेंट और टीचर का, तो डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर नेम, टीचर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी एंड सब्जेक्ट। तो ये दो अलग अलग टेबल हमने बना दी। तो डिपार्टमेंट आईडी वाला जो कॉलम है डिपार्टमेंट टेबल में बना है प्राइमरी की, और टीचर वाले टेबल में टीचर आईडी प्राइमरी की है, लेकिन इन दोनों टेबल को रिलेट कैसे कर पा रहे हो, डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम से। ठीक है, ये देखो ये यहां पे बन गया फॉरेन की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों टेबल को रिलेट कर रहा है, जहां से आप टीचर का नाम, डिपार्टमेंट का नाम दोनों एक्सेस कर पाओगे। तो डिपार्टमेंट आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट रिलेशन एंड टीचर आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ टीचर रिलेशन। ठीक है, सो नाउ यू नोटिस हियर डिपार्टमेंट आईडी इज द प्राइमरी की, डिपार्टमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन रिलेशन टीचर ऑल्सो, मतलब टीचर वाले टेबल में भी आप देख रहे हो कि डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट है। ठीक है, सो द रीजन इज दैट एवरी टीचर बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। नाउ दैट मीन्स डिपार्टमेंट आईडी ऑफ टीचर रिलेशन मस्ट हैव अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन डिपार्टमेंट आईडी। attributes of department relation cannot be null, मीन्स कि प्राइमरी की वैल्यूज नल नहीं होती है कभी भी, फॉरेन की वैल्यूज नल हो सकती है बट प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल। ओके, अब ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, कोई भी डाउट नहीं इसमें, फॉरेन की मदद से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे इस सेशन को खत्म करती हूँ। सेशन थोड़ा लेंदी था लेकिन मजेदार था, समझ में सारी चीजें आ चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसमें डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल बहुत सारे टाइप के डिफरेंट कमांड्स पढ़ेंगे। एसक्यूएल कमांड्स प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगी ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा और सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आने वाली है, जिसके साथ में हम पूरा आईपी खत्म करेंगे। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके एक्सेस कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।